गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने बियरिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे थे, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टर्म आपका है जो नोट्स में आपको दिया हुआ है पेज 118 में, दैट इज इक्विवेलेंट बियरिंग लोड डिनोटेड बाय कैपिटल पी। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि बियरिंग में हमेशा दो टाइप के लोड लग सकते हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में रेडियल लोड जिसको हम डिनोट करते हैं एफ आर से, और एक एक्सियल डायरेक्शन में दैट इज एक्सियल लोड जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ए से। तो जब भी आपको अगर न्यूमेरिकल में दोनों टाइप के लोड देंगे तो सबसे पहले आपको उसको एक हाइपोथेटिकल सिंगल लोड में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका इक्वेशन आपके डाटा बुक में पेज 15.2 में दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, एक्स वी एफ आर प्लस वाई एफ ए। अब इन टर्म्स को अगर आप देखेंगे तो एफ आर आपका रेडियल लोड है और एफ ए एक्सियल लोड है। एक्स और वाई फैक्टर्स हैं जो चार्ज से मिलता है। हर बेयरिंग, जिस भी टाइप का बेयरिंग है आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, चाहे वो डीप ग्रुप हो, चाहे वो टेपर रोलर बेयरिंग हो, चाहे सिलेंड्रिकल बेयरिंग हो, उसके एक्स और वाई के फैक्टर्स के टेबल बना के दिए हुए हैं। अगर हम डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग अगर डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसका ये एक्स और वाई फैक्टर एक चार्ट से मिलता है जो पेज 15.6 में दिया हुआ है। तो उसके बेसिस पे ये एक्स और वाई फैक्टर्स मिल जाते हैं। अगर वी को देखेंगे आप तो वी आपका होता है रेस रोटेशन फैक्टर, है ना। हमने देखा था कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में दो रेसेस होते हैं, एक होता है आउटर रेस और एक होता है इनर रेस। इस टाइप के दो रेसेस होते हैं और इनके बीच में ही रोलिंग एलिमेंट्स लगे रहते हैं। तो ये रेस रोटेशन फैक्टर इस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रेस फिक्स हो जाएगा और कौन सा रोटेट होगा, है ना। मैक्सिमम केस में ये जो आउटर रेस है ये बियरिंग के हाउसिंग के साथ फिक्स रहता है और शाफ्ट इनर रेस के साथ फंस के शाफ्ट रोटेट होता है, इसलिए इनर रेस भी रोटेट होता है। तो मैक्सिमम केस आपको यही मिलता है ना। तो इसकी वैल्यूज आपको दिया हुआ है, ये पेज 15.2 में आप देखेंगे, है ना। यहां पर लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है, the value of V is 1 when the inner race rotates while the outer race is held stationary in the housing, है ना। तो ये V की वैल्यू आपको 1 लेना है अगर आपका इनर रेस रोटेट कर रहा है और आउटर रेस फिक्स हो रहा है ना। और V की वैल्यू 1.2 होती है जब इसका रिवर्स हो जाता है। तो मैक्सिमम केस में आपको इनर रेस रोटेटिंग मिलेगा, इसलिए हम V की वैल्यू को आप हमेशा आप 1 रखेंगे, ये एज्यूम करते हुए दैट द इनर रेस इज रोटेटिंग एंड द आउटर रेस इज फिक्स्ड। तो ये P की वैल्यू फिर आपको मिल जाएगी एक्स एफ आर प्लस वाई एफ ए। तो ये बेसिक इक्वेशन हम इक्विवेलेंट लोड के लिए यूज करेंगे, है ना। इसमें इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करेंगे आगे जाके, है ना, जो आपके डाटा बुक में नहीं दिया हुआ है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में सर्विस फैक्टर या लोड फैक्टर दिया रहता है। हमने कुछ पिछले यूनिट्स में भी न्यूमेरिकल्स में देखा कि सर्विस फैक्टर हमेशा किसी भी लोड या टॉर्क की वैल्यू को बढ़ाने के लिए रहता है, ताकि हम ज्यादा लोड लेकर आप डिजाइन करें, ताकि आपका डिजाइन बेहतर रहे और कम से कम उतना लोड वो ट्रांसमिट कर ले या पावर ट्रांसमिट कर ले। इसलिए सर्विस फैक्टर की एक वैल्यू दी रहती है जिसको हमेशा हमको मल्टीप्लाइड करना रहता है। अगर कभी किसी न्यूमेरिकल में, है ना, सर्विस फैक्टर या लोड फैक्टर की वैल्यू दिया रहे तो हम उसको एस से डिनोट करेंगे फॉर सर्विस फैक्टर और इसको इस पी में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स एफ आर प्लस वाई एफ ए स्क्वायर ब्रैकेट इंटू एस। मतलब जो आपका P का वैल्यू है उसमें ये सर्विस फैक्टर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो ये हमेशा 1 रहेगा। अगर दिया 1.4 या 1.4 या 1.5 इस टाइप कोई वैल्यू दिया है तो P का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें सर्विस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके तब हमारा ये इक्विवेलेंट लोड निकलेगा। अब इसमें एक और चीज आती है जो आपके 15.2 पेज में ही दिया हुआ है, आप देखेंगे, है ना, इस फॉर्मूले के बगल में, कि अगर किसी बेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ रेडियल लोड आ रहा है या सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड आ रहा है तब ये इक्वेशन क्या मॉडिफाइड होगा। तो उसमें दिया हुआ है लिख के कि अगर किसी बेयरिंग में सिर्फ रेडियल लोड आ रहा है और एक्सियल लोड की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब इफ एफ ए इक्वल्स टू 0, तो आपका जो इक्विवेलेंट लोड है वो आपका रेडियल लोड के बराबर ही रहेगा। आपको एक्स और वाई फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एफ ए अगर आपका 0 है तो ये आपको एक्स और वाई फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है और जो आपका लोड दिया हुआ है वही आपका इक्विवेलेंट लोड बन जाएगा। हाँ, पर ध्यान रखेंगे कि सर्विस फैक्टर हमेशा रहेगा। अगर सर्विस फैक्टर दिया है तो एफ आर इंटू एस हो जाएगा, तब ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर आपका रेडियल लोड 0 रहेगा, है ना, तो ये आपका P इक्वल्स टू बन जाएगा एफ ए। और फिर से अगर सर्विस फैक्टर दिया है तो वो भी इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो अगर कोई एक लोड
मिसिंग रहता है तो आपका इक्विवेलेंट लोड जो दिया हुआ लोड है उसके बराबर ही रहेगा। FA अगर मिसिंग रहेगा तो P इक्वल टू FR बनेगा, FR अगर मिस रहेगा तो P इक्वल टू FA बनेगा। नेक्स्ट इक्वेशन है डायनामिक लोड कैपेसिटी। डायनामिक लोड कैपेसिटी ऑफ बियरिंग ये होता है जिसमें हम बियरिंग की ताकत पता करते हैं कि वो कितना लोड को कैरी कर सकता है, दैट इज डायनामिक लोड कैपेसिटी। किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में किसी भी डायरेक्शन में जो लोड आ रहा है वो उसका मैक्सिमम अमाउंट जितना वो बियरिंग झेल सकता है विदाउट फेलियर, दैट इज कॉल्ड डायनामिक लोड कैपेसिटी, है ना। अब इसके फॉर्मूला देखने के लिए आपको दिखेगा कि पेज 15.2 में, है ना, दिया हुआ है एक लोड लाइफ इक्वेशन दिया हुआ है ना। लोड लाइफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको L10 इक्वल्स टू C अपॉन कैपिटल P रेस टू दिया हुआ है स्मॉल p। ध्यान रखेंगे कैपिटल P है, ये स्मॉल p है। अब अगर हम इसी इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो आपको ये मिलेगा P इंटू L10 रेस टू 1 बाई स्मॉल p। अब अगर मैं डायनामिक लोड कैपेसिटी की बात कर रहा हूं तो यही आपका नोटेशन डायनामिक लोड कैपेसिटी का, है ना। कैपिटल C से इसको डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला बन जाता है इक्विवेलेंट लोड, जिसका फॉर्मूला हमने अभी पिछले में देखा था, इनटू L10। ये होता है रेटिंग लाइफ, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये 90% बियरिंग्स का लाइफ होता है ना। और कोई भी लाइफ होता है 2 यूनिट में, या तो आपका रहता है आवर्स में या तो रहता है MR में। लेकिन इक्वेशंस में जब भी हम लाइफ की वैल्यू डालेंगे वो हमेशा मीनियर रिवॉल्यूशन मतलब MR में ही डालेंगे। तो ये L10 है 90% बियरिंग्स का लाइफ। P एक फैक्टर है जिसका वैल्यूज डिफाइंड है अलग अलग बियरिंग के लिए। यहाँ पर 2 बियरिंग दिए हुए हैं, है ना, और साथ में लिखा हुआ है P इक्वल्स टू 3। ये P की वैल्यू देखेंगे डाटा बुक में दिया हुआ इक्वल्स टू 3 फॉर बॉल बियरिंग्स। अगर मतलब जिसमें स्फेरिकल बॉल्स यूज होते हैं उनके लिए ये स्मॉल p की वैल्यू 3 रहेगी। और अगर ये रोलर बियरिंग्स है तो स्मॉल p की वैल्यू हो जाएगी 10/3। तो मतलब अगर हम बॉल बियरिंग की बात करें जो कि मैक्सिमम केस में हमको मिलता है तो ये C इक्वल्स टू P L10 रेस टू 1/3, ये इक्वेशन बन जाएगा इसका। और अगर हम रोलर बियरिंग की बात करें तो रोलर बियरिंग का इक्वेशन बन जाएगा P इंटू L10 रेस टू स्मॉल p को ये लेने बोला हुआ है ना, 10/3 मतलब 1/10/3। तो ये हो जाएगा 3/10, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.3। और ये दोनों इक्वेशंस भी आपके डाटा बुक में दिए हुए हैं। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉल बेयरिंग्स में ये इक्वेशन लिखा हुआ है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोलर बेयरिंग्स में ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये आपके डाटा बुक में है। लास्ट एक चीज की हमको जरूरत पड़ेगी कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको आवर्स में लाइफ दिया रहता है, लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि इक्वेशंस में जब भी वो लाइफ रखेंगे तो वो मिनिमल रिवॉल्यूशन में रहेगा, MR में रहेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में आवर्स में दिया हुआ है तो उसको आप मिनिमल रिवॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या वाइस वर्सा। आपको अगर MR में पता है तो उसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी एक इक्वेशन दिया हुआ है। आप देखेंगे 15.2 में L10 इक्वल्स टू 60 इंटू N इंटू LH अपॉन 10⁻⁶। यहां पर ये L10H लिखा है पर वो लंबा ना हो जाएगा कि मैंने LH लिख रहा है। यहाँ L10 मतलब लाइफ ऑफ 90% बियरिंग्स का लाइफ इन MR रहेगा, N आपका बियरिंग का RPM रहेगा, LH आवर्स रहेगा और 10⁻⁶ इसमें डिवाइड रहेगा। आप किसी भी चीज को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको MR में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है LH को तो ये हो जाएगा L10 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 60 इंटू RPM। तो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा कन्वर्शन करने के लिए। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ डीप ग्रूव बॉल बियरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग। बेसिकली बियरिंग को हमको डिजाइन नहीं करना है, बियरिंग आपके स्टैंडर्ड बियरिंग्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। हमको सिर्फ उसमें से आपके डायमीटर के हिसाब से आपको एक सुटेबल बियरिंग सेलेक्ट करना है, और ये डिपेंड करता है आपको एक शाफ्ट डायमीटर हमेशा गिवन रहेगा, उसके लिए आपको एक बियरिंग की आवश्यकता रहेगी जिसको आपको सेलेक्ट करना रहेगा कैटलॉग से। स्टैंडर्ड बियरिंग्स दिए रहेंगे, लेकिन बियरिंग्स का सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है या एक ही पैरामीटर हमको चाहिए रहता है, इसको बोलते हैं हम डायनेमिक लोड कैपेसिटी। क्योंकि हर बियरिंग के डायनेमिक लोड एक लोड झेलने का कैपेसिटी है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल C से। हमको बस इसी की वैल्यू निकालनी रहती है। इसके बेसिस पे और डायमीटर के बेसिस पे ये दोनों को आप मैच करके किसी भी बियरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं कैटलॉग से। और ये कैटलॉग आपके डाटा बुक में दिया हुआ है, पेज 15.7 से चालू हो रहा है। ये लिखा हुआ है ना, स्टैटिक एंड डायनामिक लोड कैपेसिटीज ऑफ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग।
है ना। बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपको जो कैटलॉग है वो आपके पास सही तरीके से होना चाहिए। तो ये कैटलॉग आपके 15.7 में दिया हुआ है, जिसमें आपका पहला कॉलम है स्मॉल डी। ये डी बियरिंग का इनर रेस का डायमीटर भी है, और जो शाफ्ट उसमें फंसेगा ये उसका भी डायमीटर बताएगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा शाफ्ट आपको लगाना है, तो इसी कॉलम को हम यूज करेंगे। इसके बाद बियरिंग का आउटर रेस का डायमीटर दिया है और विड्थ दिया है, जिसकी हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसका बाद एक कॉलम है बेसिक लोड रेटिंग दिया हुआ है। इसमें दो वैल्यू दिया हुआ है, एक कैपिटल सी और एक सी नॉट, है ना। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, सी को हमने बोला था डायनामिक लोड कैपेसिटी, और सी नॉट होता है स्टैटिक कैपेसिटी, स्टैटिक लोड कैपेसिटी। ये दोनों टर्म आप ध्यान रखेंगे, दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। C stands for dynamic load capacity and C naught stands for static load capacity। आप देख रहे होंगे डायनामिक लोड मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में लोड लग रहे हैं, जितने भी ऑल टू ऑल फोर्सेस है उनका एक समेशन आपका हो सकता है डायनामिक लोड कैपेसिटी। स्टैटिक लोड कैपेसिटी मतलब जब आपका बियरिंग रुका हुआ है और उसमें जो स्टैटिक लोड लग रहा है। इसलिए आप देखेंगे, अगर दोनों की वैल्यूज को देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा ज्यादा मिलेगी डायनामिक लोड कैपेसिटी की, और स्टैटिक लोड कैपेसिटी की वैल्यू आपको हमेशा कम मिलेगी। तो इसी चीज को आप ध्यान रखेंगे, इससे सब आपको दिया हुआ है। और लास्ट में बियरिंग का नंबर से, लास्ट जो कॉलम है उसमें आपको बियरिंग का नंबर मिलता है कि कौन कौन सा बियरिंग किस तरीके से नंबर हो सकते हैं। इस नंबर का भी अगर मैं बता दूं, कोई एक नंबर पकड़े हम, जैसे 6208 दिया हुआ है कहीं पर बियरिंग का नंबर। डीप ग्रुप बॉल बियरिंग को नंबर करने का एक तरीका होता है, अगर इसके सामने नंबर में 6 लिखा हुआ है तो दैट स्टैंड्स फॉर ऑलवेज डीप ग्रुप बॉल बियरिंग। ये नंबर हमेशा एक बेयरिंग में स्टैंड रहता है। ये अगर पहला नंबर आपका 6 है तो हमेशा एक डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है। 2 बताता है उसका सीरीज, सीरीज मतलब ये इसकी लोड कैपेसिटी के हिसाब से सीरीज होती है। लाइट सीरीज, मीडियम सीरीज, हैवी सीरीज, एक्स्ट्रा हैवी सीरीज, मतलब वो बेयरिंग के डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे, है ना, और वो कितना उसकी लोड कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी सीरीज के हिसाब से, है ना। बचा हुआ ये जो 08 है, इसको अगर आप मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे, जैसे यहां पर मैं करूंगा 8 5 आएगा 40, तो इसका मतलब ये उस डायमीटर के शाफ्ट में लग जाएगा। मतलब 5 8 40, मतलब 40 mm के डायमीटर के शाफ्ट में ये वाला बियरिंग लग जाएगा, है ना। तो मतलब एक, अब आप यहां पर देखेंगे कि जैसे अगर आप ये 40 वाला पकड़े तो इसमें आप देखेंगे इसमें आपको 4 बियरिंग मिलेंगे, 6008, 6208, 6308 और 6408। मतलब एक ही शाफ्ट में एक से ज्यादा बेयरिंग लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसका इनर रेस तो हमेशा फिक्स रहेगा, उसके आउटर रेस और विड्थ के डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं ये एक बेयरिंग है ऐसा, है ना, ये एक लाइट सीरीज का है। अगर हैवी सीरीज का बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और अगर हैवी सीरीज का बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे कि अगर किसी एक शाफ्ट में आपको 4 बेयरिंग दिख रहे हैं, जैसे अगर मैं 40 mm का ही शाफ्ट बोलूं, उसमें आपको जो मैंने 4 नंबर बताया 6008, 6208, 6308 और 6408, तो ये वो 4 बेयरिंग हो सकते हैं जो एक ही डायमीटर पे लग रहे हैं, D = 40 mm पे। अगर इन चारों बेयरिंग को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही चीज कॉमन है, इनका इनर रेस का डायमीटर जिसमें शाफ्ट फिट होगा। ये चारों बेयरिंग का इनर रेस का डायमीटर 40 mm भी रहेगा। हाँ, अब इनके चेंजेस आएंगे इनके आउटर रेस के डायमीटर में, ये दिया हुआ है कैपिटल D, और इनका विड्थ कैपिटल B इसमें आएगा, और बॉल्स के साइज में भी डिफरेंस आएगा। अब देख रहे हैं नेक्स्ट बेयरिंग का फिर से इनर डायमीटर 40 है, लेकिन आउटर रेस, विड्थ और बॉल का साइज चेंज होते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है, तो इसकी लोड कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगी। अगर आप इनके C की वैल्यू पे देखेंगे तो ये चारों का आपको C का वैल्यू दिखेगा। जैसे पहले वाला 6008 का है 16800, उसके बाद बढ़ गया 30700, फिर और बढ़ गया 41000, फिर और बढ़ गया 63700। तो लोड कैपेसिटी भी सीरीज के साथ बढ़ती आती है। मैं यही सीरीज की बात कर रहा था, है ना, कि लाइट सीरीज, मीडियम सीरीज, हैवी सीरीज, एक्स्ट्रा हैवी सीरीज करके इनको नंबरिंग की जाती है ना। तो इससे आपको पता चल जाता है कि इस टाइप का सीरीज है ये। तो इस कैटलॉग, इस डाटा बुक के स्पेस से आपको 15.7 से लेकर के आगे भी कंटिन्यूड है, इन आपको चार्ट्स की और फिगर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। बस इसमें भी एक फ्लॉ है आपके इस चार्ट में कि इसमें जो आपको पहला कॉलम है डायमीटर ऑफ शाफ्ट का, ये 10 के मल्टीपल्स में ही दिए हुए हैं। जैसे 10 के बाद 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करके 200 तक गया हुआ है शायद ये, है ना। तो यस 200 तक गया हुआ है, लेकिन ये दिखा हुआ है कि ये 10 के मल्टीपल्स में है ये सब,
मैक्सिमम, है ना। लेकिन अगर कोई आपको डायमीटर आ गया 65 mm का, 75 mm का, 85 mm का, तब आपको ये चार्ट आपके लिए यूज नहीं हो पाएगा। तो लेकिन ये चार्ट आपका इसी टाइप का सेम चार्ट आपके भंडारी के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, जिसमें ये चार्ट आपको दिख जाएगा कि अलग अलग मल्टीपल्स में, 5 के मल्टीपल्स में भी इसमें डायमीटर्स दिए हुए हैं आपके भंडारी के टेक्स्ट बुक में। यहाँ पर वो मिसिंग हो गया है, इसलिए आप एक चीज कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से उस चार्ट को आप कहीं से भी कॉपी करके उसको सिर्फ उस चार्ट के उसी पोर्शन को आप उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने डाटा बुक में आप लगा सकते हैं, ताकि अगर 5 के मल्टीपल्स में कोई डायमीटर आया तो उससे हमको इजी हो जाएगा, है ना, बियरिंग को सेलेक्ट करना। 10 के मल्टीपल्स के तो आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 5 के मल्टीपल्स में जैसे मैंने बताया 65, 75, 85 mm डायमीटर का शाफ्ट आया, तो उसके लिए आपको तब वो टेक्स्ट बुक के चार्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब हम आते हैं अपने स्टेप्स में, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 119 में कि आप कैसे बियरिंग को सेलेक्ट करते हैं। मैंने एक रफ आइडिया दिया था कि कैपेसिटीज, डायनामिक कैपेसिटीज को देख के ही आप बियरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपको दिया हुआ है कि कैलकुलेट एफआर एंड एफए। आपको किसी भी तरीके से आपको पता करना सबसे पहले कि आपके बियरिंग में रेडियल लोड क्या है और एक्सियल लोड क्या है। सेकंड स्टेप रहेगा आपका फाइंड एक्स एंड वाई ऑन ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर, है ना, ये लिखा हुआ है। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए रहेगी, है ना। अब आप इनिशियली आपके पास बियरिंग का कोई कैपेसिटी नहीं है ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू आपको एज्यूम करके लेना पड़ेगा। वो टेबल से जो आपको 15.6 में डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए दिया हुआ है, वहां से आप एक्स और वाई की एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। या आगे मैं न्यूमेरिकली बताऊंगा कि किस तरीके से इसको एज्यूम करते हैं। अब आपके पास एफ आर और एफ ए और एक्स और वाई है, तो थर्ड स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है पी, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स एफ आर प्लस वाई एफ ए, है ना। और अगर इसमें सर्विस फैक्टर है तो इंटू एस भी रहेगा। इस तरीके से आप पी निकाल लेंगे, है ना। आपको क्वेश्चन में हमेशा लाइफ इन आवर्स दिया रहेगा, मतलब आप L10 भी कैलकुलेट कर सकते हैं एमआर में कि कितना एमआर आ रहा है। अब जैसे पी और L10 है तो आप उसकी डायनामिक लोड कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं, दैट इज पी L10 रेज टू 1/3, जो कि डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग का फॉर्मूला होता है। आपको आपका एक कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट मिल जाएगा कि आपको कितने कैपेसिटी वाले बेयरिंग की जरूरत है। अब जैसे ये सी आपको मिल जाता है, एक डायनामिक लोड कैपेसिटी, बस यहां तक निकालना है। आप अपने कैटलॉग में जाएंगे, आपको एक डायमीटर भी गिवन रहेगा, है ना, शाफ्ट का। और ये डायमीटर की वैल्यू को देखते हुए, जैसे मान लीजिए फिर से मैंने बताया कि 40 mm दिया हुआ है ना। और ये अगर ये सी की वैल्यू मान लीजिए आ रही है ना 22,000 कुछ आ रही है, तो आपको ऐसा बियरिंग ढूंढना है जो इस पे आके फिट हो जाए, है ना। तो डी 40 mm पे आप इस सी के कॉलम को देखेंगे, तो 40 mm पे अगर आप सी का कॉलम देखेंगे तो सबसे पहला लोड दी रहा है सी का 16,800, जो इससे कम है। इसके बाद आपको दिख रहा होगा 30,700, जो इससे ज्यादा है। मतलब आपको ऐसा बियरिंग सेलेक्ट करना है जिसकी कैपेसिटी आपके कैलकुलेटेड कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आपको दिख रहा होगा, तो मैं अगर लूं तो मेरे को मिल जाएगा कि 30,700 ज्यादा कैपेसिटी है, जिसका बियरिंग नंबर है 6208, है ना। तो आपको मतलब ऐसा चीज सेलेक्ट करना है कि C ऑफ बियरिंग, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, शुड बी ग्रेटर देन C कैलकुलेटेड, या इसके आसपास भी रहे तो चलेगा, है ना। आपका बियरिंग का कैपेसिटी आपका कैलकुलेट, तभी वो उसको झेल पाएगा और तभी आप उसमें उसको लगा सकते हैं। तो C ऑफ बियरिंग इज ग्रेटर देन C कैलकुलेटेड, ये आपको वैल्यू होना चाहिए, ये आपको बस ध्यान रखना है ना। तो इसके हिसाब से आपको एक बियरिंग का नंबर मिल जाएगा। जैसे अभी केस में मैं बताऊं कि मान लीजिए मुझे 6280 मिल गया है, जिसमें D इक्वल्स टू 40 mm था और C की वैल्यू आई है 30,700, जो कि मेरा आया था 22,000, तो मैंने ये बियरिंग नंबर ले लिया है। अब जैसे ही आपका ये बियरिंग आपको रैंडम बियरिंग आपको मिल जाता है, आपका नेक्स्ट स्टेप होता है चेकिंग द डिजाइन। अब आपको इस डिजाइन को चेक करना है। वो चेक करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपने एक स्टेप में एक्स और वाई, ये जो फैक्टर्स हैं, इनको एज्यूम करके लिया हुआ था, है ना। तो अब आपको ये एग्जैक्ट एक्स और एग्जैक्ट वाई की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर ध्यान से इसको याद कर लेंगे कि आप किसी भी फैक्टर्स में, किसी बियरिंग के लिए एक्स और वाई फैक्टर्स की अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको एक लोड की हमेशा जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक लोड, जिसको डिनोट करते हैं सी नॉट से। और ये सी नॉट अगर क्वेश्चन में दिया है तब आप एग्जैक्ट एक्स और वाई निकाल सकते हैं, अगर नहीं दिया रहता है तभी आपको ये एक्स और वाई एज्यूम करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके बाद आपको डिजाइन करना और एग्जैक्ट आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए आपको सी नॉट की जरूरत पड़ेगी। बिना सी नॉट के एक्स और वाई फैक्टर्स की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। अगर क्वेश्चन में बता रहा हूं फिर से कि पहले से दिया हुआ है सी नॉट की वैल्यू, तो आप
आपको ये कभी एज्यूम करना नहीं पड़ेगा और आप एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू के साथ ही आप डिजाइनिंग करेंगे, तो आपको बाद में चेक भी नहीं करना पड़ेगा। एक्स और वाई अगर स्टार्टिंग में एग्जैक्ट रहता है तो आपको चेक नहीं करना पड़ता है, जो बियरिंग नंबर आता है वही आपका फाइनल हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपने एक्स और वाई एज्यूम किया है और उसके बाद एक बियरिंग नंबर लिया है, तो आपको हमेशा आपके डिजाइन को चेक करना पड़ेगा एग्जैक्ट एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ के। तो एग्जैक्ट एक्स और वाई की वैल्यू तब मिलेगी जब आपको C0 पता रहेगा, और वो मिलेगा अभी के केस में ऐसा कि जैसे ही आपने बियरिंग सेलेक्ट कर लिया जिसका C का वैल्यू 30,700 है, तो आप साथ में देखेंगे साथ वाले कॉलम में आपको C0 की वैल्यू भी मिल जाएगी, स्टैटिक कैपेसिटी, जो कि आपका दिया हुआ है अभी के केस में 16,600। अब इसको लेके आपको सॉल्व करना है। अब जैसे ही आप C0, मैं आपको आगे जाके न्यूमेरिकल से बताऊंगा कि कैसे इसको लेंगे। अगर आपके पास C0 की वैल्यू आ जाती है ना, तो आप एग्जैक्ट एक्स और एग्जैक्ट वाई निकाल सकते हैं, और जैसे ही एग्जैक्ट और एक्स और वाई निकल जाएगा आप फिर से ये पी कैलकुलेट करेंगे। अब की बार आपका एक नया पी रहेगा, फिर से वही इक्वेशन यूज करके और फिर से आप एक नया सी निकालेंगे, ये आपका फिर से आपका सी कैलकुलेटेड बन जाएगा। अब हो सकता है किसी कारण से बढ़ जाए, तो अगर मैं देख रहा हूं कि अगर मान लीजिए ये अगर अब नेक्स्ट केस में आ रहा है, ये कुछ 26,000 के आसपास आ रहा है, मैंने एग्जैक्ट एक्स और वाई निकाल के पी निकाला और उसी को यूज करके मैंने फिर से एक नया सी निकाला। अब आप देख रहे होंगे कि पिछले वाले से ये नया अब जो सी मिला है वो 26,000 हो गया है ना। तो अब आपको बियरिंग को देखना है ये सी की वैल्यू की, अभी भी आपको यही कंडीशन फुलफिल करनी है कि अगर आपके शाफ्ट में कैपेसिटी ये आ रही है तो आपको उसके ज्यादा का ही बियरिंग निकालना है, लगाना है ना। तो अगर आपका बियरिंग देख रहे होंगे 620 जिसकी कैपेसिटी अभी 30,700 है, इसका मतलब अभी भी ये बियरिंग इस शाफ्ट में लग सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ 26,000 का लोड ही झेलना है। तो इसको हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस अगेन सी ऑफ बियरिंग इज ग्रेटर देन सी कैलकुलेटेड, हेंस द सेलेक्टेड बियरिंग इज सेफ या सुटेबल फॉर आवर एप्लीकेशन। ऐसे एक लाइन लेके आपको खत्म करना रहता है कि अगर आपका बियरिंग का जो कैलकुलेटेड है अभी भी आपके बियरिंग के कैपेसिटी से कम है, तो हम ये बियरिंग को इजीली अपने शाफ्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये बढ़ जाता है, मान लीजिए ये हो जाता है 32,000, अगर मैं ये इसी तरीके से कैलकुलेट करता हूं और मान लेते हैं ये 32,000 आता है, तो आपको दिख रहा होगा कि आपके बियरिंग जो आपने सेलेक्ट किया था उसकी कैपेसिटी है 30,700, लेकिन अब अगर आपका कैपेसिटी आ रहा है 32,000, तो आपको जस्ट इससे नेक्स्ट हायर वाला बियरिंग लेना है उसी 40 mm शाफ्ट पे, तो आपको दिखेगा वो नेक्स्ट हायर वैल्यू मिल रही है 41,000, और लेकिन उसका बियरिंग नंबर चेंज हो जा रहा है, वो है 6308, है ना। तो हमको भी ऐसा लिखना पड़ेगा सिंस सी ऑफ बियरिंग, जो कि अभी आपने सेलेक्ट किया था 30,700, है ना, इज लेस देन सी कैलकुलेटेड, जो कि अभी आ रहा है मेरे हिसाब से 32,000, हेंस वी हैव टू सेलेक्ट हायर सीरीज ऑफ बियरिंग दैट इज 6308, फॉर विच द डायनेमिक लोड कैपेसिटी सी इक्वल्स टू 41,000, और इसके बाद डिजाइन को आपको स्टॉप कर देना है। मतलब अगर आपका पहले केस में अगर ये सॉल्व हो जाता है कि सी ऑफ बियरिंग इज ग्रेटर देन सी कैलकुलेटेड, है ना, जैसा पहले मैं दिखाया था 26,000 के साथ में, तो आपने जो बियरिंग सेलेक्ट किया था वो सुटेबल है। और अगर किसी कारण से आपका ये नया सी कैलकुलेटेड बढ़ जाता है बियरिंग की कैपेसिटी से, तो आपको नेक्स्ट हायर सीरीज का बियरिंग सेलेक्ट करना है और फिर डिजाइन को स्टॉप करना है। तो ये एक बेसिक तरीका होता है बियरिंग को सिलेक्शन का। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, आपका दिया हुआ है उसी पेज में, पेज 119 में, एग्जाम्पल 15.3, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एक सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। तो इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें दिया हुआ इस सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बियरिंग, है ना, इज सब्जेक्टेड टू ए प्योर रेडियल फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन। अब यहां पर आपको रेडियल फोर्स दिया हुआ है 3 किलो न्यूटन का, मतलब ये हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 न्यूटन, और ये प्योर रेडियल फोर्स मिला हुआ है, इसका मतलब Fa का वैल्यू आपका हो जाएगा 0 फ्रॉम ए शाफ्ट दैट रोटेट्स एट 600 आरपीएम। आपको N की वैल्यू मिली हुई है 600। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 90% बियरिंग सेज, अब 90% बियरिंग्स का लाइफ आपको दिया हुआ है 30,000 आवर्स। अब ये इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि जब भी ये ऐसा बोला था कि 90% बियरिंग्स का लाइफ, दैट स्टैंड्स फॉर, जो मैंने लास्ट में टर्म बताया था, रेटिंग लाइफ, और रेटिंग लाइफ को डिनोट करते हैं आप हमेशा L10 से, है ना, क्लियर है। लेकिन यहां पर ये दिया हुआ है आवर्स में, तो मैं इसको L10H बोल सकता हूं आवर्स में। ये आपको दिया हुआ है 30,000 आवर्स,
है ना। तो ये LH आपकी वैल्यू H आवर्स में दिया हुआ है 30,000, आपको इसको L10 में कन्वर्ट करना है, इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं। द शाफ्ट डायमीटर इज 40 mm, शाफ्ट का डायमीटर 40 mm, ताकि आपको सेलेक्ट करना पड़े बेयरिंग को, तो आप ये डायमीटर देखेंगे, है ना। सेलेक्ट ए सुटेबल बॉल बेयरिंग फॉर दिस एप्लीकेशन। अब आपको एक बॉल बेयरिंग इसके लिए सेलेक्ट करना है, तो आपको सबसे पहला मानो कि बॉल बेयरिंग तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपको डायनामिक लोड कैपेसिटी की वैल्यू पता रहे, है ना। तो इसलिए हमारा स्टेप 1 बन जाएगा टू कैलकुलेट द डायनामिक लोड कैपेसिटी ऑफ द बेयरिंग। उसके लिए आपको पता होना चाहिए P का फॉर्मूला, जो कि है XFR प्लस YFA इंटू, अगर सर्विस फैक्टर है तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका सर्विस फैक्टर की वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको हम आप स्किप कर देंगे। अब बचता है FR और FA। तो हमने देखा था कि अगर कोई एक लोड मिसिंग रहता है तो आपका P इक्वल्स टू FR बन जाता है, और X और Y की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब इस केस पे आपको P इक्वल्स टू हो जाएगा FR, जो कि हो जाएगा 3000 न्यूटन। तो आपको ये P मिल गया। अब आपको निकालना है L10 की वैल्यू, वो इक्वेशन यूज करके, है ना, जो दिया था, दैट इज 60 इंटू RPM इंटू L10H डिवाइड बाई 10⁶। इससे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका L10 आ रहा है 1080 MR, और डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग के लिए इक्वेशन होता है PL10⁻⁴। अब इसमें आप डालेंगे तो एक कैपेसिटी आपको निकल के आएगी 30,779.57। अब नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ बेयरिंग। अब यहां पर आप बेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपके पास कैपेसिटी आ गई है। अब इस कैपेसिटी को देखेंगे 40 mm पे देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, है ना, कि 30,700 एक तो दिख रहा है कैपेसिटी, है ना। वैसे वो बेयरिंग का कैपेसिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत ही हल्का सा कम है, ये 70-80 न्यूटन का बस फर्क आ रहा है इसमें, है ना। तो हम इस बेयरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इतने मतलब इतना सारा 30,000 में अगर 150 का आप प्लस माइनस लेके चल सकते हैं, उतने से न्यूटन के लिए आप एकदम से ये 30,000 का बाद का वैल्यू नहीं लेते हैं, 41,000, है ना, इतना बढ़ाते नहीं है। तो हम इस केस के लिए हम इसके आसपास का वैल्यू ले सकते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा 40 mm डायमीटर शाफ्ट पे जिस बेयरिंग का कैपेसिटी 30,700 है, उसका नंबर आ जाएगा आपका 6208, जिसमें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपका ये 30,700 न्यूटन आ रहा है, आपका सी का वैल्यू। तो हम इस बेयरिंग को इसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत सिंपल केस होता है जब किसी एक लोड का मिसिंग रहता है ना वैल्यू, तो फिर ये बहुत सिंपल हो जाता है केस, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी कोई एक लोड मिसिंग रहेगा तो आपको X और Y फैक्टर्स के निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जो गिवन लोड है वही आपका P बन जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन पर पार्ट आपका इजी हो जाता है। लेकिन अब नेक्स्ट क्यू न्यूमेरिकल देखेंगे आप, उसमें आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी। एग्जाम्पल 15.4 आप देखेंगे, है ना। इसका क्वेश्चन बोला है ए सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग, जिसमें आपको रेडियल लोड आपकी बार दिया हुआ है 8 किलो न्यूटन, है ना। मतलब FR की वैल्यू अगर मैं न्यूटन में लेके चलूं तो FR आपको मिला हुआ है 8000 न्यूटन, है ना। एंड एक्सियल लोड इज 3 किलो न्यूटन, FA की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 3000 न्यूटन। द शाफ्ट रोटेट्स एट 1200 RPM, आपको RPM मिला हुआ है 1200, स्मॉल n की वैल्यू। द एक्सपेक्टेड लाइफ फॉर 90% बेयरिंग इज 20,000 आवर्स, LH दिया हुआ है ना 20,000। द शाफ्ट डायमीटर इज 75 mm, D इक्वल्स टू 75। और सेलेक्ट सुटेबल बॉल बेयरिंग, आपको एक बॉल बेयरिंग सेलेक्ट करना है। अब यहां सबसे पहले तो चीज देख लेंगे कि जब भी आप बेयरिंग सेलेक्ट करने वाले हैं आप डायमीटर नजर डालेंगे, ये 75 mm है, जो आपके डाटा बुक में इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको उस चार्ट की जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको बोला था कि आपको टेक्स्ट बुक से निकालना है, वहां से आपको 75 mm पे देख के आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको दोनों लोड है FR और FA, इसका मतलब आपको X और Y फैक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है ना। तो फिर से हमारा पहला आ जाएगा स्टेप, आपको C की वैल्यू निकालना है, ठीक है। और C की वैल्यू होती है P इक्वल्स टू XFR प्लस YFA। सर्विस फैक्टर नहीं दिया तो उसको यूज नहीं करेंगे, तो XFR प्लस YFA हो जाएगा। आपकी बार FR और FA है तो X और Y की वैल्यू मिलेगी। अब हम जाएंगे चार्ट में, है ना। अब आप 15.6 में चार्ट में आ जाइए, उसको ध्यान से आप समझ लीजिए, है ना, कि यहां पर आपको दिख रहा होगा इस चार्ट में कि आपको दो कॉलम दिए हुए हैं X और Y के, कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए। मतलब आपको जो एज्यूम करना है उसको भी एक लॉजिकली एज्यूम करना है।
तो अगर हम 15.6 के वो चार्ट में आएंगे, टेबल नंबर 15.9 में ये दिया हुआ है एक्स एंड वाई फैक्टर्स फॉर सिंगल रोड डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग्स, है ना। तो इसको देखेंगे तो 2 बार एक्स और वाई लिखा हुआ है, लेकिन दोनों बार एक कंडीशन लिखी हुई है कि एफ ए बाई एफ आर इज लेस देन इक्वल टू ई, और एक और कंडीशन लिखी है एफ ए बाई एफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, सॉरी इज ग्रेटर देन ई, है ना। तो ऐसे 2 कॉलम बने हुए हैं, एफ ए बाई एफ आर लेस देन ई के लिए और एक ग्रेटर देन ई के लिए। ई एक नंबर है, ये बाद में हम देखेंगे क्या होता है इसका यूज, है ना। तो अब इसको अगर देखेंगे तो यहां पर x और y लिखा हुआ है, जिसमें x की कॉमन वैल्यू लिखी हुई है 1 1 1, है ना, ऐसे करके, और y की वैल्यू लिखी है 0 0 0, ऐसा। पर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी x की कॉमन वैल्यू लिखी है 0.56, लेकिन y की जो वैल्यू लिखी है वो वेरी कर रही है। आप देखेंगे पहला नंबर है 2, है ना, उसके बाद है 1.8, फिर 1.6, फिर 1.4, 1.2 से लेकर 1 तक, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो हमको x और y की अगर वैल्यू एज्यूम करना है तो सबसे पहले तो आपको कॉलम पकड़ना पड़ेगा, ये वाला कि ये वाला, मतलब लेस देन ई, एफ ए अपॉन एफ आर, या ग्रेटर देन ई, है ना। अगर आप ये वाला एज्यूम करते हैं कि आप मान के चलते हैं स्टार्टिंग में कि एफ ए बाई एफ आर इज लेस देन वैल्यू ई, तो आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी और y की वैल्यू 0 मिलेगी, और इसको अगर आप पुट करेंगे तो x 1 रहेगा तो एफ आर की के साथ 1 कैलकुलेट होगा तो वो एफ आर ही आएगा, लेकिन एफ ए की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें y 0 मिल रहा है, मतलब एफ ए जो आपका 3000 न्यूटन है वो 0 हो जाएगा, मतलब आपका ये इक्विवेलेंट लोड हमेशा रेडियल लोड के बराबर आएगा। और ये ऐसा दिखेगा कि आपके बियरिंग में सिर्फ रेडियल लोड ही आ रहा है, क्योंकि आपका एक्सियल लोड भी 3000 न्यूटन है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दे रहे हो। इसलिए ये कभी आपको नहीं चुनना है, क्योंकि अगर ये चुनेंगे तो आपका एक्सियल लोड चाहे उसकी कितनी वैल्यू दी जाए वो हमेशा 0 हो जाती है। आप हमेशा मान के चलेंगे ये वाला ऑप्शन, दैट इज एफ ए बाई एफ आर, हमेशा आपको यही मान के चलना है कि एफ ए बाई एफ आर इज ग्रेटर देन ई, है ना। तो ऑलवेज एज्यूम दैट, सबसे पहले एफ ए बाई एफ आर इज ग्रेटर देन ई, और जैसे ही ग्रेटर देन ई है तो आपको देखेंगे x की एक कॉमन वैल्यू आपको हमेशा मिल रही है ऐसे 0.56, तो x तो आपका हमेशा 0.56 रहेगा, लेकिन y की वैल्यू हमेशा वेरी कर रही है। y की वैल्यू जहां पर वेरी करती है, और दिख रहा होगा आपको y की वैल्यू 1 से 2 के बीच में वेरी कर रही है, तो हम एक अप्रोक्सीमेटली 1.5 लेंगे हमेशा, एंड लेट इक्वल्स y इक्वल्स टू 1.5। ध्यान रखेंगे जब भी आपको स्टार्टिंग में x और y लेना रहेगा तो इसी पोजीशन को फॉलो करेंगे, और x हमेशा 0.56 बनेगा और y 1.5 बनेगा, इस ऑप्शन के साथ कि एफ ए बाई एफ आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, आपको यही 2 वैल्यू लेकर चलना। अब आपका p मिल जाएगा आपको, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये p की वैल्यू आ रही है 8980 न्यूटन, और अगर इससे आप L10 की वैल्यू भी आप निकालेंगे, क्योंकि आवर्स में दिया हुआ है, तो आपका L10 आ रहा है 1440 mR, और इससे अगर आप फिर C कैपेसिटी निकालते हैं तो ये आ रहा है 101406.04 न्यूटन, मतलब 1,01,406 न्यूटन के आसपास आपकी कैपेसिटी आ रही है। अब हमको एक बियरिंग सेलेक्ट करना है इसी बेसिस पे, इसी डाटा के बेसिस पे जो आपने कैलकुलेट किया है ना। तो इसलिए आपका सेकंड बनेगा आपका सिलेक्शन ऑफ बियरिंग। अब आपको बियरिंग सेलेक्ट करना है, लेकिन 75 mm पे, है ना, तो आपको उस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। 75 पे अगर आप देखेंगे तो बियरिंग नंबर 6315 ही सिलेक्ट होगा, है ना, 75 mm पे। तो फॉर D इक्वल्स टू 75 आपका बियरिंग नंबर आएगा 6315, जिसका कैपेसिटी है, आपको ऐसा बियरिंग बताया था सेलेक्ट करने, इसकी कैपेसिटी आपके कैलकुलेटर ज्यादा होनी चाहिए, तो इस बार इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 1,12,000, तो 1,12,000 न्यूटन इसकी कैपेसिटी है। ये बियरिंग इतना लोड झेल सकता है, और आपका आ रहा है कैपेसिटी अभी 1,01,000, मतलब इसको हम लगा सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो बियरिंग सेलेक्ट हुआ है ये एक असम्पशन पे हुआ है कि x और y की वैल्यू आपने एज्यूम किया था। अब आपको करना है आपका डिजाइन को चेक, तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा चेकिंग द डिजाइन, और इसके लिए अब आपको मैंने बताया था कि x और y एग्जैक्ट तब निकलता है जब हमको स्टैटिक कैपेसिटी पता चलेगा इस बियरिंग का। तो उसी आप चार्ट से देखेंगे 6315 का स्टैटिक कैपेसिटी का वैल्यू, C नॉट का वैल्यू आपको दिख जाएगा, वो दिया हुआ है 72,000 न्यूटन। जो आपने बेयरिंग सेलेक्ट किया उसका स्टैटिक कैपेसिटी भी उसकी बगल में दिया हुआ है, C के बगल में, तो मिल जाएगा आपको। अब जैसे ही आप मिल जाता है आप आ जाएंगे अपने चार्ट में 15.6, पेज 15.6 के टेबल 15.9 में आ जाएंगे। इसमें पहला कॉलम ही है एफ ए बाई सी नॉट,
दिख रहा होगा आपको कि पहला कॉलम है एफ ए बाई सी नॉट, मतलब एक्सियल लोड डिवाइड बाई स्टैटिक कैपेसिटी, इसको आपको कैलकुलेट करना है एफ ए बाई सी नॉट, है ना। और एफ ए बाई सी नॉट आप जैसे निकालेंगे तो ये एफ ए बाई सी नॉट आएगा 0.04167। ये एफ ए बाई सी नॉट इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमको सबसे पहले एक्स और वाई निकालने के लिए ये पता करना है कि हमने जो ये एज्यूम किया था पहला असम्पशन कि एफ ए बाई एफ आर इज ग्रेटर देन ई, ये सही है कि नहीं। तो ये तभी निकलेगा जब एफ ए बाई सी नॉट की वैल्यू आएगी। अब आप देखेंगे कि आपके पास वहां पर टेबल में, है ना, 6 ठोग आपको दिया हुआ है एफ ए बाई सी नॉट की वैल्यू 0.025, 0.04, 0.07, 0.13, 0.25 और 0.5। और लास्ट कॉलम आपको दिखेगा स्मॉल ई का है, उसकी भी 6 वैल्यूज डिफाइंड है, मतलब हर एफ ए बाई सी नॉट के लिए एक स्मॉल ई की वैल्यू डिफाइंड है। तो इसका मतलब हम अपने एफ ए बाई सी नॉट के लिए भी स्मॉल ई की वैल्यू आप ढूंढ सकते हैं। अब आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा इंटरपोलेशन। बेयरिंग्स बहुत सारा डिपेंड करता है इंटरपोलेशन पे, इसलिए आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे ये 0.04167 है, इसका मतलब आपका जो ये एफ ए बाई सी नॉट का वैल्यू है ये दो वैल्यू के बीच में आ रहा है 0.04 और 0.07। तो मतलब 0.04 पे अगर आप देखेंगे तो आपको ई की वैल्यू आपको दिख रही होगी 0.24 और 0.07 पे देखेंगे तो इस पे आपको ई की वैल्यू मिल रही होगी 0.27। ठीक है, कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। अब अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपको चाहिए कि एफ ए बाई सी नॉट 0.04167 है। तो मैंने इंटरपोलेशन बताया था कि अगर जब भी आपको 3 वैल्यूज पता है ये हमेशा x बन जाते हैं, मतलब ये पहला वाला बन जाएगा x1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा x। वैसे ये वाला वैल्यू बन जाएगा y1, ये बन जाएगा y2 और जो आपको निकालना है वो है y। तो इंटरपोलेशन एक फॉर्मूला यूज करते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा। तो इस एफ ए बाई सी नॉट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको निकल के आएगा 0.24168। ये आएगा ई का वैल्यू। आपके एफ ए बाई सी नॉट के करस्पॉन्डिंग ई का वैल्यू आपको आएगा ये ई, है ना। अब आपको चेक करना, आपके पास ई की वैल्यू है, अब आपको चेक करना है एफ ए बाई एफ आर की वैल्यू। तो एफ ए बाई, हम अभी इसी चीज को चेक कर रहे हैं कि आपका एफ ए बाई एफ आर ग्रेटर देन ई है कि लेस देन ई है ना। तो एफ ए बाई एफ आर आप निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको 3000 बाई 8000 करेंगे तो एफ ए बाई एफ आर की वैल्यू आ रही है 0.375। अब यहां आपको दिख रहा होगा कि एफ ए बाई एफ आर आपका आ रहा है 0.375 और यहां पर ई की वैल्यू है 0.24 कुछ। इसका मतलब एफ ए बाई एफ आर इज ग्रेटर देन ई। तो पहला एजम्पशन हमारा सही था कि एफ ए बाई एफ आर ग्रेटर देन ई है, पर ये हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। किसी किसी केस पे आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे कम भी हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहला अपना डिजाइन जब चेक करेंगे तो आपको ये चीज को सेटिस्फाई करना है कि आपने जो लिया था ये सही है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो अभी के केस में दिख रहा है कि आपका एफ ए बाई एफ आर इज ग्रेटर देन ई है, मतलब हमारा पहला एजम्पशन सही था। अब आपको एक्स और वाई मिल जाएगा क्योंकि अब आपके पास एफ ए बाई सी नॉट है एग्जैक्ट वाला 0.04167 और अगर एफ ए बाई एफ आर ग्रेटर देन ई होता है तब आपको पता है कि x की वैल्यू 0.56 होती ही है। तो x तो आपको फिर से अब 0.56 रखना है, लेकिन अब कैपिटल Y की वैल्यू देख रहे होंगे वो वेरी कर रही है, तो उसकी अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको फिर से एक दोबारा इंटरप्रेट करके यही टर्म्स को रख के। अगर मैं इसी को सॉल्व करूं तो फिर से आपको एफ ए बाई सी नॉट के लिए ही, अब की बार जैसे हमने ई के लिए इंटरप्रेट किया था, अब की बार आपको कैपिटल वाई के लिए इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ये ई की वैल्यूज मिटा दूं यहां पर, अब मैं यहां पर कैपिटल वाई की वैल्यू रखूंगा तो 0.04 पे कैपिटल वाई की वैल्यू आ रही थी 1.8 और 0.07 पे आ रही थी 1.6। तो अब आपको कैपिटल वाई की वैल्यू निकालना है। तो अब आपका ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा y2, है ना। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.04167 मतलब जो आपको मिला है एफ ए बाई सी नॉट उसके करस्पॉन्डिंग इंटरपोलेट करके कैपिटल वाई की मेरे को वैल्यू मिल रही है 1.79, मतलब आपका y बन जाएगा 1.79। तो इस तरीके से आपको एग्जैक्ट x और एग्जैक्ट y की वैल्यू मिलेगी। आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा
FA बाई सी नॉट की वैल्यू के साथ ही आपको इंटरपोलेट करते जाना पड़ेगा। एक बार आप इंटरपोलेट करेंगे E के लिए और दूसरी बार इंटरपोलेट करेंगे कैपिटल Y के लिए, तो आपको एग्जैक्ट X और एग्जैक्ट Y मिल जाएगा। अब आपको निकालना है फिर से आपका P का वैल्यू, जो कि होता है XFR प्लस YFA। यहां दिख रहा होगा X तो मैंने वही 0.56 रखा था, Y की वैल्यू 1.5 से बढ़ गई है 1.79। इसका मतलब जो P आएगा, जो पहले आया था 8980, ये भी कुछ बढ़ के आएगा। तो इसको अगर आप निकाल लेंगे उसी इक्वेशन से XFR प्लस YFA, इस बार X और Y आपको ये रखना है, तो आपका कैपिटल P का वैल्यू आता है 9850। C निकालने के लिए आपके पास L10 है 144 है ना, तो C के लिए आप वही लिखेंगे P L10 1/3। इससे सॉल्व करेंगे तो अब आपका जो नया C आ रहा है वो आ रहा है 1,11230.46 न्यूटन। अब आप देखेंगे कि अब आपका एग्जैक्ट कैपेसिटी आ रहा है 1,11,230.46 और आपका जो आपने बेयरिंग सेलेक्ट किया था उसका डायनामिक कैपेसिटी था झेलने का 1,12,000। इसका मतलब अभी भी आपका जो C कैलकुलेटेड है वो बियरिंग के C से कम है, या फिर ये बोल सकते हैं कि बियरिंग का C आपके C कैलकुलेटेड से ज्यादा है। तो हमने जो बियरिंग सेलेक्ट किया था हम उसको लगा सकते हैं, दैट इज सुटेबल फॉर आवर एप्लीकेशन। लेकिन इसको आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना है कि दैट C ऑफ बियरिंग जो कि है आपका 1,12,000 इज ग्रेटर देन C कैलकुलेटेड जो कि आ रहा है 1,11,230.46। Hence the selected bearing number 6315 is suitable for our application, और इसको आपको बॉक्स में डाल देना है। तो इस तरीके से ये चीज सॉल्व होगी। अगर आपको दोनों केस दिया हुआ है ना, FR और FA, तो इस तरीके से आपको पहले रैंडमली X और Y की वैल्यूज लेके सेलेक्ट करना है। उसके बाद FA बाय सी नॉट उसकी कैपेसिटी, स्टैटिक कैपेसिटी को यूज करते हुए और इंटरपोलेशन यूज करते हुए आपको एग्जैक्ट X और एग्जैक्ट Y की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद अगर जो C निकलेगा वो अगर अभी भी आपका जो सेलेक्टेड बेयरिंग के C से कम है, तो मतलब जो आपने बेयरिंग सेलेक्ट किया था दैट इज सुटेबल फॉर आवर एप्लीकेशन। इस तरीके से सॉल्व होता है। कुछ और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।